तो आइए रूल्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब के सभी नियम देखते हैं। तो पहले जान लीजिए एडवर्ब किसे कहते हैं और क्या होता है उसको जान लीजिए, फिर इसके रूल्स भी आगे दिए गए हैं। देखिए किताब में आप ध्यान से देखिए और सुनिए। एडवर्ब माने होता क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। ठीक, अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोष्ठक में दिया भी गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये पांचों की विशेषता बतलाता है, ये बताता है। और मॉडिफाई करता, मॉडिफाई माने भी विशेषता बतलाना, और क्वालिफाई माने भी विशेषता बनना। एडजेक्टिव की परिभाषा पढ़ोगे तो आप एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, लेकिन एडवर्ब की परिभाषा पढ़ोगे ना तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एक्सेप्ट माने को छोड़कर, ये मॉडिफाई माने विशेषता, इस तरह से विशेषता बतलाना जैसे उसके अर्थ में थोड़ा सा वृद्धि करना, तो वृद्धि करते हुए विशेषता बतलाना उसको कहते हैं मॉडिफाई। तो चलिए देख लेते हैं, ये मतलब वर्ब की भी विशेषता बतला सकता है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, यानी खुद एडवर्ब है लेकिन दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता ये बतलाता है। तो यानी एक वाक्य में इस तरह से दो एडवर्ब आ जाते हैं एक साथ। ठीक, और प्रीपोजिशन की भी, कंजक्शन की बताता है। अब 5 चीज़ की बताता है, तो पांचों के लिए 5 वाक्य आपके बुक में दिए हैं, उसको ध्यान से समझिए किसमें कैसे बता रहा है। पहला वाक्य रमेश स्पीक्स स्विफ्टली, रमेश बोलता है स्विफ्टली माने तेजी से। तो यहाँ बोलने की विशेषता बतलाते हैं ना भाई, बोलता है लेकिन बोलने में धीमा भी बोल सकता है, तेजी भी बोल सकता है, तो लेकिन यहाँ तेजी से बोलता है, स्विफ्टली माने तेजी से, स्विफ्ट माने तेज होता है। तो अब यहाँ क्या है, स्विफ्टली एडवर्ब है क्योंकि, और ये स्पीक वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन इज वेरी गुड बॉय, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें वेरी एडवर्ब है क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। बात करें बॉय, तो बॉय माने लड़का, लड़का में बहुत लड़के होते हैं, नाउन है, तो गुड अच्छा लड़का, तो ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव आपका गुड हो गया। और अच्छा में भी बहुत अच्छा लड़का, तो अच्छा की विशेषता वेरी बतला रहा है, तो ये बहुत अच्छा लड़का, तो अच्छा की विशेषता, अच्छा में बहुत अच्छा भी होता है, बहुत ख़राब भी होता है। ठीक है, कुछ अच्छा हो सकता है, थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो यहाँ बहुत, बहुत क्या है, अच्छा की विशेषता बतला रहा है। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये होता क्या है कि अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें आपको मतलब लास्ट में एक नाउन आया है, ठीक, तो अगर उसके पहले ए लग गया है तो वो ए एन लगाना भी हो तो नाउन के तुरंत पहले आता है। अगर एडजेक्टिव लगता है तो नाउन पहले एडजेक्टिव आता है, तब आ जाएगा, जैसे ए बॉय, ए गुड बॉय। अब फिर अगर एक और शब्द लेना हो एडवर्ब, तो ए वेरी गुड बॉय, तो ए और पहले आ जाएगा। इस तरह से ए जो है आर्टिकल ए एन या द जो खसक जाता है। ठीक है, तो यानी आर्टिकल के बाद अगर 3 शब्द लिखा गया, इतना जान लीजिए, तो पहला एडवर्ब होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा क्या होगा, नाउन होगा। इस तरह से लिखा जाता है। तो वेरी एडवर्ब है, दूसरे में एडजेक्टिव विशेषता बदला, तीसरे में द हार्स रैन वेरी फास्ट, घोड़ा दौड़ा वेरी फास्ट माने बहुत तेज। तो अब यहाँ देखिए बात यह है कि वेरी एडवर्ब है, इसमें भी फास्ट भी एडवर्ब है, 2 एडवर्ब इसमें है। कैसे, रैन मीन्स दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, तो दौड़ने की विशेषता तेज बतला रहा है, वो भी एडवर्ब है। अब तेज में भी एक होता है थोड़ा तेज या थोड़ा बहुत तेज, तो यह बहुत तेज जो है ये फास्ट की भी विशेषता बतला रहा है, तो ये भी आपका एडवर्ब है। मुख्य एडवर्ब आपका अब बेरी ही मानना पड़ेगा। अगर पूछ लिया जाएगा इसमें एडवर्ब कौन है, तो बेरी, क्योंकि देखिए तिरछे से लिखा भी गया है। फास्ट भी एडवर्ब है, लेकिन ये पूछा जाएगा फास्ट कैसा एडवर्ब है, तो आपको पता अदर एडवर्ब, अन्य एडवर्ब। क्लियर, दोनों एडवर्ब हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेरी इसमें मुख्य एडवर्ब है, फास्ट अदर एडवर्ब है। बेरी फास्ट की विशेषता बतला। तीसरा है द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, जहाज उड़ा एग्जैक्टली माने बिल्कुल ठीक प्रकार से, ओवर माने ऊपर, आवर हेड हमारे सिर के। जहाज हमारे सिर के ठीक ऊपर से उड़ रहा था, उड़ा, कोई हवाई जहाज गई हमारे सिर के, जहाँ हम खड़े हैं ऊपर से गड़गड़ाते हुए, कभी कभी आप देखें चली जाती है ना लड़ाकू जहाज, तो उसको प्लेन कहते हैं, तो ठीक ऊपर से उड़ा। तो अब यहाँ देखिए बात क्या है, किसकी विशेषता बतला रहा है, कौन एडवर्ब है उसको जानिए। इस वाक्य में एग्जैक्टली आपका एडवर्ब है, विशेषता किसकी बतला रहा है, ओवर, एरोप्लेन की नहीं, कहाँ एरोप्लेन, ओवर की। ओवर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है। अब कैसे बतला रहा है, जैसे एडवर्ब जो रहेगा उसको हटा देने से भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, केवल वो अर्थ में वृद्धि करने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए आता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप एग्जैक्टली हटा दीजिए, द प्लेन फ्लू, उड़ा, कहाँ उड़ा, ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर, तो ये स्थान बता रहा है, प्रीपोजिशन प्लेस भी बताता है, टाइम भी बताता है, कई चीज़ें बताता है। तो आवर हेड, हेड आपका क्या है, नाउन, और हेड के पहले आवर लगा जो ये पजेसिव एडजेक्टिव है,
ठीक है, नाउन से पहले आया है। और ये जो ओवर जो है क्या, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ओवर माने ऊपर होता, अपान माने ऊपर होता, पर माने ऊपर होता, 3 होता ऊपर का अंग्रेजी। आन कब लगता है उसको भी बता दे रहे हैं रूल। आन जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है, छुए हुए अवस्था में हो और स्थिर हो, तब आन लगता है। जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, छुए है। अपान कब लगेगा, जैसे अपान तब लगेगा जैसे कोई चीज़ ऊपर से आकर किसी चीज़ को टच करे और ऐसा करने में गति भी हो, ठीक है, गति जरूर रहेगा, तो अपान लगेगा। जैसे बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, तो मान लीजिए कोई बिल्ली है, ये मेज के ऊपर ऐसे कूद जा रही है, ठीक है, तो अब कूदेगी तो गति होगी, तो सीधी सी बात अपान लगेगा। और अगर दोनों कंडीशन नहीं है, तो सीधे ऊपर कोई चीज़ है ना, तो वो छुए है, ठीक है, छूने का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा उसमें, क्या स्थिर रहेगी तब भी छुएगी, कूदेगी तब भी छुए। लेकिन जैसे हम कहते हैं पंखा हमारे सिर के ऊपर है, पंखा हमारे सिर के ऊपर है, तो ऊपर चाहे पंखा चल रहा हो या स्थिर हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ऊपर है, छुए नहीं है, तो वहाँ ओवर लगेगा। उसी तरह से यहाँ प्लेन जो है हमारे सिर के ऊपर से उड़ा, तो जब प्लेन सिर के ऊपर से उड़ेगा तो छुएगा तो है नहीं, तो वो इसीलिए ओवर लगा वहाँ। क्लियर। तो ओवर आपका क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के पहले आया एग्जैक्टली, तो अब मान लीजिए एग्जैक्टली माने ठीक, एकदम एग्जैक्ट माने एकदम सही, सही ढंग से या ठीक प्रकार से, करेक्टली एग्जैक्टली में। जहाज हमारे सिर के ऊपर उड़ा, एक होता, हाँ इतना वाक्य था, एग्जैक्टली नहीं है। अब ऊपर में भी भाई सीधे ऊपर हो सकता है, ठीक ऊपर, और थोड़ा दूर से भी होके ऊपर जा सकता है। जैसे ऊंचाई 2 होती है, एक हॉरिजॉन्टल ऊंचाई होती है कि मतलब कि वर्टिकल मतलब लंबवत, ओवर उसके लिए लगेगा लंबवत के लिए, ठीक है, ऊपर का अंग्रेजी। और एक ऊपर की अंग्रेजी और होता, बता दे रहे हैं आपको, एबव माने भी ऊपर होता है। एबव हॉरिजॉन्टल ऊंचाई के लिए लगता है। एबव माने जैसे समुद्र के धरातल से जो ऊंचाई बताई जाती है, एबव सी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो एबव वाली ऊंचाई क्या एकदम सीधे, वो लंबवत नहीं रहती, वो हॉरिजॉन्टल मतलब फैल के रहती है। जैसे पानी हम का स्तर बढ़ता है तो वो ऊपर आता है, लेकिन वो फैल के, उसको एबव कहते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं आंसर द एबव क्वेश्चंस, पेपर में आप देखते हैं ना, ऊपर के रीड द एबव पैसेज, उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए या ऊपर दिए गए गद्यांश पढ़े, क्योंकि वो आपके सीधे ऊंचाई नहीं बताया जाता, आपके साथ ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको हम कहते हैं एबव। तो ये ऊपर कितने अंग्रेजी है आपको बताया गया। तो यहाँ क्या ऊपर में भाई क्षैतिज रूप से भी ऊपर हो सकता है, वर्टिकल रूप से भी ऊपर हो सकता है, एक ठीक ऊपर, थोड़ा आगे पीछे। तो यहाँ एकदम ठीक ऊपर बताने के लिए क्या है, ऊपर की विशेषता बतला रहा है एग्जैक्टली सब, क्योंकि ऊपर में सीधे भी हो सकता है, ठीक ऊपर, या थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। तो यहाँ ठीक ऊपर से उड़ा, तो ठीक ऊपर क्या है, एग्जैक्टली ठीक ढंग से, ठीक है, आया है ऊपर की विशेषता बतलाने के लिए। ये प्रीपोजिशन की विशेषता यहाँ एडवर्ब बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब है। एग्जैक्टली इस वाक्य में क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन की विशेषता बतला रहा है। चलिए 5वां देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सतीश हैड गॉन आउट, सतीश बाहर चला गया बिफोर वी कॉल्ड, हमारे बुलाने से पहले। अब यहाँ जस्ट बिफोर वी कॉल्ड आगे, हमारे बुलाने के ठीक पहले। तो इसमें एडवर्ब क्या है, जस्ट। कैसे एडवर्ब है, देखिए बिफोर आपका कंजक्शन है, किसकी विशेषता बतला रहा है, कंजक्शन बिफोर की। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप जस्ट हटा दीजिए, तो वाक्य कैसे होगा, सतीश हैड गॉन आउट बिफोर वी कॉल्ड, हमारे बुलाने से पहले सतीश चला गया था। अब पहले बिफोर क्या है, इसमें 2 वाक्य को जोड़ रहा है ना। जैसे पास्ट परफेक्ट में भी डॉक्टर कांस पहले रोगी मर गए थे, तो पहले कहीं बिफोर लगाते थे, 2 वाक्य जोड़ते। यहाँ भी कंजक्शन है बिफोर, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, इधर एक सब्जेक्ट वर्ब अलग है। तो कंजक्शन के पहले आया जस्ट, तो बिफोर की विशेषता बतलाने के लिए। कैसे, देखिए मान लिया जस्ट हटा दिए, तो अर्थ क्या हो गया, सतीश हमारे बुलाने से पहले चला गया था, गाना बाहर गया था। अब बुलाने से पहले गया था, तो अब पहले में थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज़्यादा पहले भी हो सकता है, तुरंत पहले भी हो सकता है। तो यहाँ जस्ट पहले, तुरंत पहले, ठीक है, तुरंत पहले गया, तो जस्ट क्या है, एडवर्ब है, जो कि कंजक्शन की विशेषता बतला रहा है। इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एडवर्ब 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, जिनमें 3 की नहीं बतलाता, वो नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है। इंटरजेक्शन कोई ऐसा वर्ड ही नहीं तो विशेषता बतलाने वाला, वो इंटरजेक्शन एक फीलिंग्स, वो शब्द हैं, सडन इमोशंस हैं, जो हृदय में अचानक उठने वाली भावनाएं हैं, तो उसका मतलब यहाँ उसके बाद चाहे जैसा भी वाक्य लिखा जा सकता है, असर्टिव लिखा सकता है, इंट्रोगेटिव, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए तीनों की नहीं विशेषता बताता हूँ। तो चलिए अब
देखिए नीचे दिया गया, कभी कभी एडवर्ब संपूर्ण वाक्य को भी मॉडिफाई करता है, माने पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है। ऐसी स्थिति में वह वाक्य के आरंभ में आता है। अगर मतलब एडवर्ब जैसे देखिए इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पांचों के पहले भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है एडवर्ब, सेंटेंस की भी विशेषता बतलाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एडवर्ब, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की और पूरे सेंटेंस की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। तो पूरे सेंटेंस की जब विशेषता बतलाएगा तो इसलिए पूरे के सेंटेंस के पहले आ जाएगा। भाई अभी पांचों की विशेषता जो बतलाया तो पांचों के जस्ट पहले आया, तो जब पूरे वाक्य की विशेषता बतलाएगा तो पूरे वाक्य के जस्ट पहले आ जाएगा, भाई शुरुआत में आ जाएगा। तो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि आपको जानना जरूरी कौन एडवर्ब कहाँ आता है, ये आगे आपको रूल में पढ़ना पड़ेगा, सही ढंग से प्रयोग करना पड़ेगा, जहाँ लगाना चाहिए वहीं लगाना पड़ेगा। सिंटैक्स तो यही बताता है, शुद्ध ढंग से लिखना। तो देखिए वाक्य देखते हैं पूरे वाक्य वाला। पॉसिबली माने संभवतः इट विल रेन, वर्षा होगी, तो वर्षा होगी ये आपका एक वाक्य था, लेकिन वर्षा होगी संभवतः वर्षा होगी, तो संभवतः पूरे वर्षा होगी की विशेषता बतला रहा है पूरे वाक्य की ना, इसलिए शुरू में आ गया। दूसरा अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश ही विल नॉट अटेंड द पार्टी, दुर्भाग्यवश वह पार्टी में अटेंड नहीं कर पाएगा, पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा। पार्टी में से होता है दावत भी होता है, पार्टी में समूह भी होता है, ठीक है ना, दावत को अटेंड नहीं कर पाएगा, कहीं कोई पार्टी होने वाली उपस्थित नहीं हो पाएगा, तो वह पार्टी में उपस्थित नहीं हो पाएगा। अब इस पूरे वाक्य की विशेषता बताना, दुर्भाग्य से वह पार्टी में उपस्थित नहीं हो पाया, मान लीजिए उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई, नहीं उपस्थित। तो इस तरह से ये एडवर्ब है पॉसिबली, अनफॉर्चुनेटली, जो पूरे वाक्य की विशेषता बतला रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तब उसके बाद रूल्स फॉर करेक्शन पढ़ेंगे सही करने के लिए नहीं। तो देखिए प्रयोग के अनुसार एडवर्ब 3 क्लासेज में बांटा गया, मतलब 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। 3 मुख्य काइंड 3 ही होती है, और तीनों का प्रकार करेंगे तो 8-9 प्रकार हो जाएंगे इस तरह से। तो देखते हैं पहला है सिंपल एडवर्ब। सिंपल माने सरल, सरल वाचक क्रिया विशेषण या साधारण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, या साधारण क्रिया विशेषण भी कहते हैं। सिंपल माने सरल या साधारण भी होता है, तो सरल क्रिया विशेषण या साधारण क्रिया विशेषण। तो सरल मतलब ये सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, मतलब साधारण वाक्य इसमें होते हैं, बहुत बड़ा वाक्य नहीं होता, छोटा सा वाक्य होता है। जैसे ही केम लेट, हुआ जल्दी आ गया, तो साधारण वाक्य कोई रहेगा। साधारण वाक्य में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों वाक्य आते हैं, जिसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो साधारण क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। जैसे ही केम, वह आया, लेट माने देर से आया। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो, ठीक। अब जैसे साधारण को कई भागों में बांटा गया, नीचे दिया गया, उसको फिर अभी पढ़ेंगे हम। तो पहले इतना जान लीजिए, सिंपल होता है साधारण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है दूसरा, ये वाक्य सबसे पहले आते हैं और प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जो मतलब एडवर्ब प्रश्न पूछने का काम करे उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, लेकिन कहाँ रहते हो, तो रहने के लिए प्रश्न पूछा गया ना, वेयर से स्थान के बारे में बात। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो। व्हेन डज ही द सन सेट, हाउ डज ही पे ही फिश। तो इसमें व्हेन, वेयर, वाई, हाउ ये सभी प्रश्न पूछने के लिए लगे हैं, इसलिए इनको क्या है, एडवर्ब कहा गया है। वर्ब के साथ आके ये क्रिया से पहले प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए तीसरा है क्या, रिलेटिव एडवर्ब, इसको भी जान लें। ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ये एडवर्ब तथा कंजक्शन दोनों हैं। जो रिलेटिव एडवर्ब होता है ये एडवर्ब तो है ही, लेकिन कंजक्शन का भी काम करता है। क्यों, क्योंकि 2 वाक्य को जोड़ता है। तो जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हो तो वो भी संबंधवाचक सर्वनाम, तो वो भी कंजक्शन का काम करता है। रिलेटिव एडवर्ब भी कंजक्शन का काम करता है। अगर ये आप सिंथेसिस पढ़े हैं तो सिंथेसिस में आपको बताया गया था कि सिंथेसिस में जो एडजेक्टिव क्लॉज के जो कंजक्शन होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट आपको बताया गया था, और रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, वाई, हाउ ये बताए गए थे, ठीक। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं क्योंकि इनके जस्ट पहले नाउन आता है, तो नाउन आता है, नाउन की विशेषता बतलाते हैं, ठीक। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ रिलेटिव एडवर्ब ये दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, बाद वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो जान लीजिए यही क्या है, एडवर्ब है, ठीक। वो भी रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि 2 वाक्य को जोड़ रहे हैं।
और यही शब्द जो है, अगर यही शब्द देखिए 4 जो हैं ऊपर हैं, इसमें 3 ही दिया है, आप हाउ भी कह सकते हैं, हाउ वाले से भी 2 वाक्य को जोड़ा जाता है। तो यही चारों अगर वाक्य के शुरू में आएंगे प्रश्न पूछने के लिए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यही चारों बीच में आएंगे जोड़ने के लिए तो रिलेटिव एडवर्ब। अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं, वही चारों इसमें भी आते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे 2 वाक्य को ये जोड़ते हैं और कंजक्शन का काम भी करते हैं। उदाहरण, आई नो द टाइम, माने वह समय, मैं वह समय जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, कि कब वह आएगा या जब वह आएगा। तो व्हेन से यहाँ 2 वाक्य को जोड़ा गया। आएगा, आने का मतलब यहाँ बारे में बताया दिया गया कि जब वह आएगा, तो आने की विशेषता बतला रहा। दिस इज द प्लेस, यह स्थान है, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ कहाँ रहता हूँ या जहाँ रहता हूँ, तो वेयर से बताया जा रहा। दिस इज द रीजन, यही वह कारण है, वाई आई लव यू, जिसके कारण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रीजन माने कारण, यही वह कारण है, वाई माने की, क्यों या जिसके कारण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब यहाँ क्या वाई से 2 देखिए जोड़ा गया है, इन तीनों से जोड़ा गया है और इनके पहले नाउन भी आ जाता है। अर्थ के अनुसार सिंपल एडवर्ब को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो अब मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार होते हैं एडवर्ब के, लेकिन सिंपल के और भी प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव के रिलेटिव के प्रकार नहीं होते हैं। तो रिलेटिव के प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव के प्रकार क्या हो गए, उसमें प्रकार कहना चाहो तो आप कर भी सकते हो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इस तरह से उसके 4 प्रकार कर सकते हो। और वो भी हो गए रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, प्रकार आपको स्पेशली नहीं पढ़ना है। सिंपल का आपको प्रकार की ज़रूरत होगी जानने के लिए। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब के कई प्रकार होते हैं। पहला टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम पूरा कर सकते हो या शॉर्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब समयवाचक साधारण क्रिया विशेषण। ही वेंट अर्ली, वह जल्दी गया। अब कैसे जानोगे सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है कि देखिए एडवर्ब सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है दूसरा प्रकार। तीसरा नंबर है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस माने स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी, नंबर माने संख्या, फ्रिक्वेंसी माने आवृत्ति या बारंबारता, तो बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण या आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। और एडवर्ब ऑफ माइनर माने तरीका सूचक या ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री माने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीजन माने क्या होता है, कारणवाचक या हेतुवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन माने स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ निगेशन माने निषेधात्मक क्रिया विशेषण। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब तो आपको पता ही है 9, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के होते हैं जिनको आपको सिंथेसिस में बताया गया था कि एडवर्ब क्लॉज 9 प्रकार के कंजक्शन से बनता है, इसलिए ये 9 को जानना आपको जरूरी था। अब हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, पहचानने का तरीका भी इसमें आपको बहुत तेज आपको आ जाएगा। टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी कौन सा है उसको कैसे जानोगे, क्योंकि इसको जानना इसलिए ज़रूरी है। अभी रूल पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब आता है तो यहाँ लगता है, कौन मेन वर्ब से पहले, कौन कब लगेगा, ठीक है। समय वाला कहाँ लगेगा, प्लेस वाला कहाँ लगेगी, इसलिए इसको भी जानना थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि कौन सा किस प्रकार का एडवर्ब है। ये 9 प्रकार जो दिए गए, चलिए 9 को हम पहचानने की ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिए वाक्य, एडवर्ब ऑफ टाइम समयवाचक क्रिया विशेषण कैसे जानोगे। देखो इसमें इसकी ट्रिक ये है, टाइम के लिए हमेशा व्हेन हम कहते हैं अंग्रेजी में, कब या जब, तो उसके लिए हम प्रश्न कर लेना व्हेन, हिंदी में कर लेना कब। ही वेंट अर्ली, वह जल्दी गया, अर्ली में जल्दी या तड़के। कब गया, या व्हेन ही वेंट, व्हेन से लगा के अंग्रेजी में, हिंदी में कब कहा दो। वर्ब में हमेशा प्रश्न करना और कहीं नहीं करना, वर्ब में कब लगा के प्रश्न करो, जो भी रहेगा वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम वो बता देगा कि हम ही हैं, क्योंकि जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा। कब गया, पहले गया। दूसरा देखिए, आई हैव नोन हिम बिफोर, मैं उससे पहले से ही परिचित हूँ। नोन मीन्स परिचित होना, जानना, पहले जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। कब से जानता हूँ, पहले से। कब जानता हूँ, कब परिचित हुआ, पहले परिचित हुआ। क्लियर, इसमें बिफोर एडवर्ब हो गया। तीसरा, ही वॉक्स डेली, वह प्रतिदिन टहलता, कब टहलता है, प्रतिदिन। इस तरह से आप चाहे जो रहेगा, बहुत सारे क्रिया विशेषण हैं, रटोगे तो रटते ही रहोगे। इस तरह से ट्रिक जान लो, कब लगा के प्रश्न कर लेना, वर्ब में अपने आप बता देगा हाँ अभी भैया एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर। दूसरा देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे जानोगे, वर्ब में आप प्रश्न कर लेना कहाँ, क्योंकि वेयर से स्थान प्रकट होता है। कहाँ प्रश्न कर लीजिए, जो भी एडवर्ब रहेगा बता देगा हम ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उदाहरण, कम हियर, यहाँ आओ, कहाँ आओ, यहाँ।
सी वेंट अवे, वह अब वेंट माने गई, अवे माने दूर, वह दूर गई, कहाँ गई, दूर, दूर गई या चली गई, बात देखी हुआ, इसलिए गो है, मैंने चले जाना भी होता है, दूर ही जाएगा। तो अवे इसमें एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। गो देर, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, वहाँ, वहाँ एडवर्ब है। देर इसमें एडवर्ब है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी को जानेंगे हम, कैसे इसको पता लगाएंगे कि हाँ संख्यावाचक क्रिया विशेषण है ये। नंबर में संख्या, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता या आवृत्ति, जो बार बार कोई काम होता है इसको बताने के लिए फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। जैसे देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे हम। अब इसको हम कहेंगे कोई काम कितनी बार हुआ, ये वर्ब में हमेशा प्रश्न लगा कितनी बार। अंग्रेजी में कहते हैं हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, OFT, कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ, ये प्रश्न वर्ब में करने पर, हाउ ऑफन प्रश्न करने पर या कितनी बार प्रश्न करने पर, तो जो रहेगा बता देंगे कि भैया हम ही एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी है कि हाँ नंबर मतलब संख्या कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता आवृत्ति सूचक कितनी बार हो रहा है। जैसे सी हैज़ कम अगेन, वह दोबारा आई है। प्रश्न करो कितनी बार आई है, दोबारा, दोबारा का मतलब एक बार आई थी, दोबारा आई है, 2 बार हो गया, क्लियर। ट्वाइस भी आ सकता है, सी ट्वाइस माने 2 बार, और 2 बार है वो भी एडवर्ब था, ट्वाइस ना किया अगेन आ गया। ही केम वंस, वह एक बार आया, यहाँ प्रश्न करो कितनी बार आया, 1 बार, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न करो कितनी बार सत्य बोलना चाहिए, हमेशा, तो हमेशा आपका क्या है, एडवर्ब है। आराम से पहचान लोगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ माइनर। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा। अभी हम बताने तो फटाफट बता दें, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ माइनर, तरीकावाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, विधि सूचक क्रिया विशेषण भी कह सकते हो। माइनर मीन्स ढंग, तरीका, कोई काम का किस ढंग से हुआ, किस विधि से हुआ। तो तरीकावाचक क्रिया विशेषण, ढंगवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या कैसे पता लगाओगे, बता रहे हैं। प्रश्न में, वर्ब में प्रश्न कर लेना कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार प्रश्न कर लेना, जो भी रहेगा एडवर्ब ऑफ माइनर वो बता देगा कि हम ही हैं। उदाहरण देखो कैसे, ही रीड्स क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से पढ़ता है। प्रश्न करो कैसे पढ़ता है, स्पष्ट रूप से, आ गया क्लियरली ना। हाउ डज ही रीड, हाउ अंग्रेजी में करोगे तो क्लियरली आ जाएगा। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, या किस प्रकार दौड़ता है, तेज, बात एक ही हुआ। द बॉयज वर्कड हार्ड, लड़कों ने कठिन परिश्रम किया, लड़कों ने कैसे परिश्रम किया या किस प्रकार परिश्रम किया, कठिन, आ गया ना, तो कठिन इसमें एडवर्ब है। चलिए देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री माने होता है मात्रा या परिमाण, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका अर्थ होता है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, इसमें प्रश्न करने के लिए, ठीक है, कितनी मात्रा में एक प्रश्न करेंगे। वर्ब में प्रश्न करो कितनी मात्रा में कोई काम हुआ, कोई काम कितनी मात्रा में हुआ, ठीक है, तो कितना केवल कह देंगे आप तब भी चल जाएगा। कितना, कोई काम कितना हुआ, कितना मात्रा में हुआ, ठीक है, कितना, कितने ना, कितना, कितने से संख्या प्रकट होता है। और मात्रा के लिए कितना ही लगेगा, जैसे मैं 10 लीटर पानी पीता हूँ, कितना पीता हूँ, 10 लीटर, ठीक है। वह बहुत बोलता है, मोर कितना बोलता है, बहुत। इस तरह से कितना प्रश्न कर लीजिए। चलिए उदाहरण देखते हैं, कितना या कितनी मात्रा, ठीक है, ये प्रश्न कर लीजिए। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह टहलने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए। यहाँ TOO एडवर्ब है, कैसे, TOO का अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, इसका शुद्ध हिंदी होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, ये अर्थ होता है TOO का। तो ही इज़ टू वीक, वह उतना कमज़ोर जितना नहीं होना चाहिए, किस लिए, टू वॉक, टहलने के लिए एडवर्ब, एडजेक्टिव है ये, सॉरी इन्फिनिटिव। तो वह टहलने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए। प्रश्न करो कितना कमज़ोर है, उतना जितना नहीं होना चाहिए, तो उतना जितना नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी यहाँ क्या है, टू है। इस तरह से एडजेक्टिव आता है। और TOO का 2 अर्थ और होता है। TOO मतलब अत्यधिक भी होता है, ओवर या एक्सट्रीमली में जब चेंज करते हो रिमूव टू वाले में, तो लेकिन तब सिंपल सेंटेंस रहेगा, तब TO प्लस फर्स्ट फॉर्म अलग से नहीं आता है, तो अलग से इस तरह से आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, तब इसका अर्थ उतना जितना नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका नकारात्मक अर्थ भी आप ले सकते हो। इसको ऐसे भी आप कहते हो कि वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता, क्लियर, वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता। ये तो आप कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अर्थ इसका लेते हो। सिंपल के हिसाब से वह टहलने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना
चाहिए, क्योंकि ये वाक्य सिंपल में लिखा गया, कंजक्शन लगा के सो दैट लगा के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, तो इसलिए सिंपल में शुद्ध अर्थ इसका ऐसे ही होगा। ठीक। और टी डबल ओ का एक यूज बता दे रहे हैं हम। टी डबल ओ कभी कभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाता है, जैसे आई एम बिजी, माने मैं भी व्यस्त हूँ। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर टी डबल ओ आ जाएगा तो उसका अर्थ होगा भी, आई एम बिजी, मैं भी बिजी हूँ। ठीक है। और कभी कभी ऐसे आई एम बिजी टू, या ही इज ए फार्मर टू, वह भी एक किसान है। अगर टी डबल ओ सब्जेक्ट के बाद या लास्ट में आ जाएगा तो उसका अर्थ होता है भी। ठीक। और अगर एडजेक्टिव पहले आएगा तो उसका अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। और सिंपल सेंटेंस में आएगा केवल टी डबल ओ आएगा, टी ओ प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तब उसका अर्थ होता है अत्यधिक। ठीक है, जितना नहीं होना चाहिए, मतलब उचित सीमा से, ओवर या एक्सट्रीमली उसका अर्थ होता है। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया। ये रिमूव टू वैसे भी आपको दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन में, एडवर्ब टू को हटाना या लगाना, रिमूविंग आर इंसल्टिंग टू ना, तो वही चीज़ जान लीजिए एडवर्ब है। अगला है सी इज क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत है। प्रश्न करो कितना गलत है? बिल्कुल, तो बिल्कुल आपका क्वाइट आपका एडवर्ब हो गया। ही वाज ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड, वह बिल्कुल निराश हो गया था। डिसअपॉइंटेड में निराश हो गया, कितना निराश हुआ? बिल्कुल, तो बिल्कुल की अंग्रेजी ऑलमोस्ट भी होता है, ये भी हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण या हेतुवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको हम जानते कैसे पता लगाएंगे? इसको हम प्रश्न हम करेंगे क्यों, क्योंकि क्यों से कोई कारण पूछा जाता है। भाई तुम क्यों पढ़ते हो? तो आप पढ़ते हो अच्छे नंबर पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। तो सी देयर फोर लोस्ट द चांस, वह इसीलिए मौका खो दी। खो दी, प्रश्न करो क्यों खो दी? उत्तर आएगा इसीलिए। इसीलिए अब वो अगला आदमी जान ले क्यों, वो कारण क्या है, वो उसके लिए देयर फोर लगा दिएगा ना। मान लीजिए लेट से आई थी या काम अच्छे से नहीं किए, ठीक है, तो इसीलिए इसमें आ रहा है, वह इसीलिए क्यों खो दी, इसीलिए। तो देयर फोर आपका एडवर्ब है। अगला, ही रैन वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, वह बहुत तेज़ दौड़ा, सॉरी आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ा। आप देखिए, इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, जिससे कि ट्रेन पकड़ सकूं, या इन ऑर्डर टू मैंने जिससे कि या के लिए, ठीक है, या ताकि, ठीक है, ये दो तीन अर्थ इसके होते हैं। अब यहाँ देखिए एडवर्ब एक तो वेरी भी है, क्योंकि फास्ट माने तेज, कैच कितना तेज, बहुत तेज। आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा। प्रश्न करो कितना तेज दौड़ा? बहुत तेज। तो बहुत आपका क्या है एकदम, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। चलिए आगे, ये बहुत एडवर्ब आपका हो गया, ये वेरी। चलिए आगे देखते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण या सकारात्मक क्रिया विशेषण भी कह सकते हो, ठीक है ना। अफर्मेशन माने सकारात्मक या स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक। प्रश्न करने के लिए जितना था बता दिए। अब थोड़ा सा ये समझने कि स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया विशेषण किसी को स्वीकृति प्रदान करता है, मतलब कोई काम उसमें बताया जाए कि हाँ मैं सहमत हूँ इससे, मतलब कोई नकारात्मक बात नहीं रहती है, तो स्वीकृतिवाचक हो गया। इसमें आपको दो तीन शब्द केवल याद कर लेना, ज़्यादा याद नहीं करना। इसके अंतर्गत यस आएगा, जैसे यस आई विल डू माई, हाँ मैं अपना काम करूँगा। तो करोगे अपना करोगे, कोई काम होगा, हाँ आएगा, या तो निश्चित रूप से आएगा, ठीक। किसी की स्वीकृति बताई जाएगी, स्वीकृति के लिए यस आएगा, या तो श्योरली आएगा, सर्टेनली आएगा, यही आता है। तो इसमें यस एडवर्ब है, क्योंकि काम करूँगा, हाँ यस। श्योरली यू आर रिच, निश्चित रूप से तुम अमीर हो, तुम अमीर हो, श्योरली निश्चित रूप से। ही सर्टेनली अटेंड द मीटिंग, वह निश्चित रूप से मीटिंग को अटेंडेड माने उपस्थित हुआ, मीटिंग में उपस्थित हुआ, सर्टेनली निश्चित रूप से उपस्थित हुआ। तो इस तरह से यस, श्योरली, सर्टेनली तीन शब्द आप याद कर लीजिए, ये क्या है, स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इनका प्रयोग स्वीकृत के लिए होता है। अगला है, तो यस और श्योरली का प्रयोग शुरुआत में कर सकते हो, और सर्टेनली का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हो, मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ निगेशन किसे कहते हैं? निगेशन माने होता है नकारात्मक या निषेधात्मक, निषेधात्मक क्रिया विशेषण या नकारात्मक क्रिया विशेषण। जो एडवर्ब निषेध को बताते हैं उन्हें निषेधात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो स्वीकृति को बताते हैं स्वीकृतिवाचक कहते हैं। इसकी यही परिभाषा। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो इसमें जानते क्या एडवर्ब है, कौन सा शब्द एडवर्ब है? नॉट एडवर्ब है इसमें, क्योंकि नॉट से निगेशन बताया जा रहा है, नकारात्मक। मान लीजिए नॉट हटा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, डू नॉट नो हिम, नहीं जानता हूँ, तो नहीं करने के लिए नॉट लगा है, तो नॉट आपका एडवर्ब है।
एक बात और जान लीजिए, बहुत लोग पूछ लेते व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नो और नॉट में क्या अंतर है? देखिए बताओ, एक दिन बताए थे हम आप लोगों को, नो और नॉट में क्या अंतर है। नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, यही इसका अंतर है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल के हिसाब से इसका अंतर बताना, ठीक है ना। नो आपका एडजेक्टिव है, नो बॉय कह सकते हो, नो गर्ल कह सकते हो, नो वाटर कह सकते हो नाउन से पहले, लेकिन नॉट वाटर, नॉट बॉय, नॉट गर्ल नहीं कहते हो, क्योंकि नाउन से पहले नॉट नहीं लग सकता है, एडजेक्टिव लग सकता है। और नॉट जो है हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है ना, तो नॉट इसलिए वर्ब के साथ ही लगता है, नाउन से पहले नहीं। अब यहाँ देखिए, आई डू नॉट नो, नो में वर्ब है ना, वर्ब से पहले डू लगा, नॉट लगा है। दूसरा ही हैज़ ही गान, क्या वह चला गया है? नो ही हैज़ नॉट गान, नहीं वह नहीं गया है। तो यहाँ नॉट क्या है? आपका एडवर्ब है ना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग नो को भी एडवर्ब ऐसे वाक्य में मान लेते हैं, कैसे क्यों मान लेते हैं उसको जान रहे हो। जैसे हैज़ ही, क्या वह गया है? नो, केवल नो करिए नहीं, तो इसको भी एडवर्ब इसलिए मान लेते हैं कि अपवाद स्वरूप बता दे रहे हैं, कहीं अगर माना गया तो उसका कारण ये कि यस या कोई प्रश्न के उत्तर में अगर यस या नो है तभी आप उसको एडवर्ब मान सकते हो, नहीं तो नहीं मान सकते हो। क्योंकि यहाँ नो का मतलब नहीं, नहीं का मतलब ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है। नो में नॉट छिपा है ना, आगे लिखा गया तो नॉट आ गया, नहीं लिखा गया होता नो में ही नॉट माना जाता है, इसलिए उसको एडवर्ब हम मान सकते हैं। यस या मतलब किसी प्रश्न के उत्तर में यस नो आया तब उसको हम मान सकते हैं एडवर्ब, नहीं तो नहीं मान सकते हैं, हमेशा एडजेक्टिव ही मानते हैं। क्लियर हो गया? इट इज़ नॉट माई पेन, या मेरी कलम नहीं, तो नॉट इसमें क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वर्ब इज है नहीं, नहीं है, तो इसकी विशेषता बताना। आगे रिलेटिव एडवर्ब भी देख लेते हैं, क्योंकि एक ही बचा है इसके प्रकार में। रिलेटिव एडवर्ब माने संबंधवाचक क्रिया विशेषण आपको बताया गया था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, पहचानने का ट्रिक जानते हैं। दिस इज द हाउस, या वही घर है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ स्थान की बात रहेगा, तो दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। पैदा हुआ था तो, लेकिन जहाँ मैं पैदा हुआ। द डे व्हेन क्राइस्ट वाज बॉर्न, वह दिन जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ व्हेन से जोड़ा गया है, व्हेन क्रिसमस क्राइस्ट वाज बॉर्न एक वाक्य है, द डे इज सेलिब्रेटेड एक वाक्य है, बीच में एडवर्ब क्लॉज ही आ गया है। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड द रीजन वाई ही डिसओबेड मी, मैं वह कारण नहीं समझ सकता हूँ जिसके कारण वह मेरी अवज्ञा किया। तो वाई से यहाँ जोड़ा गया कारण को बताने के लिए। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की डिग्री पढ़ेंगे आप, मतलब उसका कितने पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे एडजेक्टिव की होती है उस तरह से एडवर्ब की भी होती है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। आइए डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब देखते हैं। अभी तक आपको एडवर्ब के प्रकार बताए गए, अब डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब की तुलनात्मक अवस्थाएं। तो जिस तरह से जैसे एडजेक्टिव की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, 3 डिग्री होती है, उसी तरह से एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि एडजेक्टिव की बात एडवर्ब की भी 3 डिग्री ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव होती है। नंबर 1 रूल अब देख लेते हैं। कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं। पता है ना, पॉजिटिव डिग्री में ER और EST जोड़ के कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना देते हैं। इसका उदाहरण किताब में दिया गया पहले। फास्ट का कंपेरेटिव ER जोड़ दिए, फास्टर हो गया, EST जोड़ दिए, फास्टेस्ट हो गया। इसी तरह से ये पूरा हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट हो गया। अब रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं। जिन एडवर्ब के अंत में ly होता है उनकी कंपेरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर या लेस, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट या लीस्ट जोड़ देते हैं। ध्यान देना, अगर ly रहेगा जिस एडवर्ब के अंत में, उनका कंपेरेटिव बनाने के लिए उनके पहले आपको मोर लगा देना है, ठीक है, या लेस भी लगा सकते हो, ठीक है, कि मोर या लेस दोनों लगा सकते हो। उसके बाद क्योंकि देन लगाते हो, ठीक। फिर सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा दो या तो लीस्ट लगा दो, दोनों लगा सकते हो। अब देखिए उदाहरण, जैसे क्लीवरली माने चतुराई पूर्वक, तो मोर क्लीवरली अधिक चतुराई पूर्वक, मोर लगा दिया, अधिक की अंग्रेजी हो गई। मोस्ट क्लीवरली सबसे अधिक चतुराई पूर्वक। इसी तरह से स्लोली और वाइजली, केयरफुल्ली में के पहले मोर, देखिए स्लोली का मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, वाइजली का मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। अब यहाँ केयरफुल्ली दिया, केयरफुल्ली माने होता है सावधानी पूर्वक,
तो लेस केयरफुल्ली माने कम सावधानी पूर्वक, तो कम सावधानी पूर्वक ये रहेगा, तो इसके एक ज़्यादा सावधानी पूर्वक रहेगा। तो अब क्योंकि इसके बाद तब दैन लगेगा, लेस केयरफुल्ली दैन मतलब किसी के अपेक्षा कम सावधानी पूर्वक, यानी कि वो ज़्यादा सावधानी पूर्वक है। लीस्ट केयरफुल्ली माने सबसे कम सावधानी पूर्वक, सबसे अधिक कम सावधानी पूर्वक। नोट देख लीजिए, अर्ली इसका अपवाद है। अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर, अर्लीस्ट, मतलब कह रहे हैं कि यल वाई लगाने पर रहने पर तो उसके पहले मोर मोस्ट लगता है, लेकिन एक ऐसा भी शब्द है अर्ली जिसमें भले यल वाई है लेकिन वो उसमें मोर और मोस्ट से नहीं बनेगा, आप इसको याद ही कर लीजिए। लेकिन रही बात क्यों नहीं लगेगा, कारण भी मैं बता दे रहा हूँ। ग्रामर का रूल्स ये है कि जैसे 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स रहते हैं, सिलेबल्स माने होता है शब्द खंड, एक बार में हम जितने शब्द को बोलते हैं एक बार मुंह खोलने पर, लिप को खोलने पर, उसी को एक शब्द खंड कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंट 3 शब्द खंड हो गया, क्लियर। तो कम से कम 2 रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्लिवरली, तो 2 है इसमें, स्लोली 2 है, तो कम से कम 2 बार में हम पढ़ेंगे तो 2 सिलेबल कहेंगे, ज़्यादा बार पढ़ेंगे 3 कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक सिलेबल रहते हैं, उसी में मोर और मोस्ट जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ क्या है, अर्ली में अर्ली, अर्ली एक के बार में हम पढ़ लेते हैं, अर्ली अर्ली, ठीक है। तो अर्ली अर्ली, तो एक बार में पढ़ते ये एक सिलेबल है, तो सीधी सी बात है इसमें मोर मोस्ट नहीं लगेगा। इस तरह इस ट्रिक से भी आप इसको समझ सकते हो। चलिए देखिए, तीसरा रूल कह रहा है कुछ एडवर्ब की डिग्री ऑफ कंपैरिजन में उपयुक्त नियम लागू नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे एडवर्ब भी है जिसमें न मोर न मोस्ट लगेगा, ना ER या EST लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, पूरा शब्द ही चेंज करके मतलब डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, ठीक। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। जैसे फार, फारदर, फारदेस्ट, फार माने दूर, तो फारदर माने अधिक दूर, इसमें ER के साथ TH भी आ गया, और फारदर का ER हटा के हम फारदेस्ट कर देंगे सुपरलेटिव, सबसे अधिक दूर। लेट माने देर होता, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब इसमें देखिए लेटेस्ट और लास्ट 2 सुपरलेटिव डिग्री बना है। एक बार जान लीजिए, कंपैरेटिव इसका 2 होता, नहीं दिया तो बता दे रहे हैं। LATTER भी होता है लेट का कंपैरेटिव डिग्री, ठीक ना। तो ये क्रम बताता है, लेटर माने बाद वाला, ये लेटर माने देर वाला, लास्ट माने सब आखिरी, ये क्रम बताता है, लेटेस्ट ये समय बताता है, ठीक। नवीनतम लेटेस्ट माने या अंततम। लिटिल माने कम होता है, लेस माने कम अधिक कम, लिस्ट माने सबसे अधिक कम, तो लिटिल, लेस, लिस्ट। मच, मोर, मोस्ट। बैडली या इल, बैडली माने बुरी तरह से, इल माने भी बुरा, तो दोनों का मतलब बैड या हो या इल हो, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, वर्स माने अधिक खराब या अधिक बुरा, वर्स्ट माने सबसे अधिक खराब। बेल माने अच्छा, तो बेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेस्ट भी माने सबसे अच्छा। ध्यान देना, बेल के अलावा गुड का भी अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव रहेगा तब भी यही बेटर बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा फोर्थ माने आगे, फर्दर माने और आगे, फारदेस्ट माने सबसे आगे, फोर फर्दर फर्देस्ट। तो ये इस तरह से फर्दर और फारदर जो पहला वाला, ये दोनों आपको रूल पढ़ाया गया था ना, कि दूर के लिए फारदर, आगे के लिए या फ्यूअर। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की स्थिति। अब आगे दिए गए आपके रूल्स दिए गए एडवर्ब की स्थिति, तो आप एडवर्ब की स्थिति को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में यहीं से आ जाता है कि कौन सा एडवर्ब कब लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए। सही ढंग से लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में गलत ढंग से लिखा रहेगा, सही आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, ताकि आपको एक्सरसाइज इसके बाद जब कराया जाए तो उसमें समस्या ना हो। तो देखिए, रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एडवर्ब को जितना संभव हो सके उस शब्द के पास रखना चाहिए जिसको वह मॉडिफाई करता है, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक। जैसे राम, अब यहाँ देखिए दिया गया है कि मतलब उस शब्द के पास ही रखना चाहिए जिसको मॉडिफाई माने जिसकी वो विशेषता बतलाता है, जिसके अर्थ में वृद्धि करता है, उसके साथ रखना चाहिए। नहीं तो इधर से उधर रख दोगे तो अर्थ का दूसरा अर्थ हो जाएगा, दूसरा अर्थ निकल जाएगा, मतलब गलत हो सकता ना भी हो, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, बदल। तो कुछ कंडीशन में तो गलत हो जाएगा, कुछ कंडीशन में गलत नहीं है, वहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको अर्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना है, अगर उस हिसाब की बात है तो आप वहाँ यूज करिए, नहीं तो यहाँ करिए। कहाँ कौन सा करेंगे, इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास करिए। देखिए, पहले का अर्थ भी मैं बता दूंगा, दूसरे का भी बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ करना चाहिए। पहला वाक्य करें, रवि हैज आल्सो डिसाइडेड, यानी रवि ने भी निश्चय किया है। आल्सो माने भी,
टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला देखने जाने का, विजिट माने देखने जाना, भ्रमण करना। रवि ने भी लाल किला देखने का निश्चय किया है। तो ये आल्सो देखिए सब्जेक्ट के बाद आ गया है, आल्सो डिसाइडेड मेन वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट के जब बाद आता है यानी कि मेन वर्ब से पहले ही आ जाता है, तो आल्सो का अर्थ होता है भी, ठीक। और अगर लास्ट में आएगा तब भी उसका अर्थ होता है भी। और यही कारण है TOO एक शब्द है, वो भी सब्जेक्ट के बाद आए या लास्ट में, उसका भी अर्थ होता है भी। जबकि एडजेक्टिव पहले होता तब उसका अर्थ होता उतना जितना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या कि वाक्य का पहला पढ़ने से ये लग रहा है कि रवि ने भी लाल किला देखने का निश्चय किया, यानी कि बहुत सारे लोग लाल किला देखने जाने वाले थे, उनके साथ रवि ने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी चलूँगा। इसका अर्थ ये है। दूसरा देखिए, रवि हैज डिसाइडेड, रवि ने निश्चय किया, टू विजिट द रेड फोर्ट आल्सो, लाल किला भी देखने का। देखिए यहाँ आल्सो को रेड फोर्ट के बाद लगा दिए ना, तो लाल किला भी ऐसा अर्थ आएगा, और सब्जेक्ट के बाद था तो रवि भी आया था ना, तो उसके साथ भी हम लगा देंगे। तो रवि ने लाल किला भी देखने का निश्चय किया। सभी उतने ही शब्द हैं जितना पहले वाक्य में, लेकिन इसमें आल्सो को वहाँ से यहाँ लगा दी तो शब्द का अर्थ मतलब बदल गया, ठीक है ना। कि यानी कि इसका अर्थ नीचे का क्या जानते हैं, रवि ने लाल किला भी देखने का निश्चय किया, यानी कि रवि कई चीज़ देखने जाने वाला था। वो निश्चय किया था कि मैं जाऊँगा पहले ताजमहल देखूँगा, ठीक है ना, ताजमहल देखूँगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लीजिए, उसके बाद कहें कि ताजमहल देखने के बाद लाल किला भी देखूँगा, यानी कुछ या लाल किला देखेंगे, जाम मोती मस्जिद देखेंगे, चांदनी चौक देखेंगे, कुछ भी देखें, लेकिन लास्ट में लाल किला भी वो देख के तब आएंगे। अब समझ गए ना। तो दूसरे का अर्थ ये है कि रवि ने लाल किला भी देखने का, यानी कि और भी चीज़ देखने का, ताजमहल इत्यादि जो भी हो सकता है उसको देखने का निश्चय किया ही था, लाल किला भी देखेगा। तो इस तरह का अर्थ अगर आपको देना है तो आल्सो लास्ट में लिख देंगे। अब समझ गए ना। अगर इसी तरह से आ गया कि रवि ने मतलब कि हिंदी भी पढ़ने का निश्चय किया था, मान लीजिए लाल किला की जगह हिंदी आ जाए, यानी कि और भी भाषा इंग्लिश वगैरह पढ़ना चाहता था, हिंदी भी पढ़ेगा वो ना। तो इस तरह की बात कोई भी रहेगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। दूसरा वाक्य कहते हैं, रवि हैज ऑफन प्रॉमिस टू हेल्प मी, रवि ने प्रायः या अक्सर, ऑफन मींस अक्सर, अक्सर मेरी मदद करने का वादा किया है, ठीक। तो अब इसमें क्या, रवि सॉरी किरण है, किरण ने अक्सर मेरी सहायता करने का वादा, तो किरण ने अक्सर, यानी किरण अक्सर मेरी सहायता करती रहती है, क्लियर, और कई बार की है वो, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी सहायता अक्सर वो करती रहती है या प्राय करती है। लेकिन दूसरे का अर्थ क्या है, किरण हैज प्रॉमिस टू हेल्प मी ऑफन, किरण ने प्रॉमिस किया टू हेल्प मी मेरी सहायता करने, ऑफन माने प्रायः, ठीक है। किरण ने मेरी प्रायः सहायता करने का हाँ वादा किया। तो अब यहाँ क्या है, अक्सर नहीं करती है, कभी कभी प्रायः ही ऐसी कोई बात, कोई ऐसा समय है कि वह मेरी सहायता करने का जो है वादा कर ले, यानी कि हमेशा नहीं करती है। पहले वाले का मतलब हमेशा अक्सर वो करती रहती है वादा, लेकिन इसमें ऑफन माने प्रायः है, प्रायः मतलब अक्सर कभी कभार की बात है, प्रायः ही ऐसी बात है, किरण ने प्रायः ही मेरी सहायता करने का वादा किया। प्रायः ही मतलब कभी कभार, अक्सर कोई बात आ गई तो कर दी सहायता, नहीं तो करने वाले नहीं है, वो सहायता करने का वादा करने वाले। प्रायः ऐसी कोई बात आ गई कि वह मेरी सहायता करने का वादा कर ली, ठीक है मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी, लेकिन करती उरती नहीं है, हमेशा नहीं करती है। आप समझ गए कि नहीं। दूसरे का मतलब ये है, प्रायः ही ऐसे कोई समय है जब वह मेरी सहायता करने का वादा की है, ना कि हमेशा। क्लियर हो गया। तो दूसरे का मतलब उसमें अक्सर नहीं करती है, प्रायः ही कोई समय है कि करी वादा। दूसरा रूल, तो ये तो था, आपको बताया जा रहा था अर्थ कैसे इधर बदल जाता है उसको इधर से उधर लिख देने पे। तो यहाँ मतलब मेन वर्ड से पहले लिखने पे उसका कुछ और अर्थ था, लास्ट में कुछ और। दूसरा वाक्य हम वाक्य पढ़ रहे हैं, दूसरा रूल पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह ठीक उसके बाद प्रयुक्त होता है। इंट्रांसिटिव माने होता है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई कर्म ना हो उसे हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। और देखिए तो और रहता है कर्म तो सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। तो मतलब मॉडिफाई माने विशेषता बदल, जब कोई एडवर्ब किसी आकर्मक क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वह उसके ठीक बाद में प्रयोग होता है। उदाहरण, ऑल द क्लर्क्स माने सभी क्लर्क इन द ऑफिस माने ऑफिस में, वर्क माने काम करते, बेल माने अच्छा, सभी क्लर्क जो है ऑफिस में जो है वो अच्छा कार्य करते हैं। तो काम करते हैं लेकिन कैसा करते हैं, अच्छा।
तो यहाँ काम करने की विशेषता बतलाया जा रहा है ना, तो काम, ठीक है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि काम के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या या किसे कुछ नहीं है, क्या या किसे प्रश्न करने पे जो उत्तर है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, किसे करते हैं, तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ कैसे करते हैं, वर्क में प्रश्न किए कैसे करते हैं, तो कैसा प्रश्न लगा के प्रश्न करने पे वर्ब में तो एडवर्ब आता है, वो भी मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे या किस प्रकार, कल बताए थे ना आपको, इसके पहले आप काइंड्स में बताए थे एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो इस तरह से इसमें कैसे प्रश्न, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये लगा के प्रश्न करने पर वर्ब में हमेशा एडवर्ब आता है, और क्या या किसे लगा के प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट आता है, और एडवर्ब हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदर वर्ड होता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो है वाक्य है, हिज फादर लिव्स देयर, उसका पिता रहता है वहाँ, रहता है इसमें क्या क्या किसे करो, कुछ नहीं उत्तर आएगा, तो इसका मतलब देयर क्या है, स्थान है, वहाँ रहता है, कहाँ रहता है, वहाँ, तो ये स्थान हमेशा क्या है, एडवर्ब है। क्लियर हो गया, अदर वर्ड हो गया। ही लिव्स पीसफुली, वह शांतिपूर्वक रहता है, कैसे रहता है, शांतिपूर्वक, तो कैसे का उत्तर में वर्ब में आ रहा है, तो इसलिए एडवर्ब है, ये भी वर्ब बाद में ही है। ही डाइड हैप्पली, वह मर गया, हैप्पली मैंने खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक, कैसे मरा, प्रसन्नतापूर्वक, तो डाइड के बाद जो है ये आपका कैसे तरीका बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने फांसी के फंदे को, ठीक है, चूम लिया, ठीक है, तो वो क्या है, भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम लिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ये लोग मरे तो कैसे मरे, खुशी खुशी मरे, देश के लिए हम मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। चलिए देखिए रूल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में कई बार आया है, तीसरे के आधार पे जो ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रिक्वेंटली, इन सभी पर विशेष ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में ये आए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करोगे जानोगे। ऑलवेज माने होता है हमेशा, एवर माने कभी भी होता है, और ठीक है, जैसे एवर से नेवर बना, कभी नहीं, और एवर माने हमेशा भी होता है। क्लियर। फॉर एवर माने जैसे हमेशा के लिए, फॉर माने के लिए, एवर माने हमेशा। तो ऑलवेज, एवर दोनों का अर्थ होता है हमेशा, सेल्डम माने होता है बहुत कम या कभी कभार, समटाइम्स माने कभी कभी, ऑफन माने अक्सर या प्राय, नेवर माने कभी नहीं, फ्रिक्वेंटली माने भी प्रायः या कभी नहीं, प्रायः होता है, अक्सर या प्रायः। ऑफन का सिनोनिम्स होता है फ्रिक्वेंट। तो कह रहा है कि ये सभी एडवर्ब जो हैं, एडवर्ब आदि एडवर्ब ऑफ टाइम, कैसे एडवर्ब है, समय बताने वाले एडवर्ब हैं, उन वर्ब के पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जिस वर्ब की ये विशेषता बतलाते हैं ये समय बताने के लिए उन्हीं के पहले आते हैं। तो आप जान लेना कि वर्ब के पहले आएंगे जिनकी विशेषता बदला, ना कि बाद में आएंगे, पेपर में आपको बाद में दे देगा, उसको पहले कर दोगे तो आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है, तो भाई हमेशा बोलता है, कितनी बार बोलता है, हमेशा, कब बोलता है, हमेशा, तो वर्ब से पहले आएगा ना, इसलिए। अब अगर पेपर में देगा ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, दे या ही स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ऐसे दे देगा, तो आपको ऑलवेज मेन वर्ब से पहले कर देना है, ठीक। ही नेवर टेल्स लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता, तो अब यहाँ भाई देखिए नेवर एडवर्ब है, टेल्स के पहले लगे, कब बोलता, कभी नहीं। ही सेल्डम कम्स टू माई ऑफिस, तो वह बहुत कम मेरे हाउस में आता है, मेरे घर में आता है, तो आता है लेकिन उसके पहले सेल्डम लग गया, बहुत कम। ही ऑफन कम्स लेट, वह प्राय लेट आती है, तो कम्स वर्ब है तो उसके पहले आएगा ऑफन। नोट, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब टू बी के बाद में प्रयुक्त होते हैं। टू बी माने क्या होता है, बी माने होना, टू बी माने इजेएमआर माने भी होना होता है, ठीक है, जैसे मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है, इज माने होना हो गया ना, तो होने के लिए इजेएमआर भी लगता है, ठीक। और उसके बाद उसका सेकंड फॉर्म वाज या वर होता है, जैसे ही वाज ए किंग, वह एक राजा था तो राजा होने की बात उसकी किया गया। तो इस तरह से ये मतलब ये पांचों क्रियाओं के बाद जो है, अगर मतलब इजेएमआर वाज वर आ गया, टू बी क्रिया, इनके साथ आईएनजी नहीं है तो इनको टू बी क्रिया कहा जाते हैं। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, तब तो इज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो ही इज ए टीचर या ही इज, ठीक है, पुअर, तो इसमें ये टू बी वर्ब है, क्योंकि इजेएमआर वाज वर के साथ आईएनजी अलग से नहीं आया है, तो इनको हम टू बी क्रिया कहते हैं। क्लियर। तो ध्यान देना, ये तब इनके बाद में ही आएगा ऑलवेज नेवर, ये सब। जैसे आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ, ना कि आई ऑलवेज आई एम हैप्पी, ऐसा नहीं, आई एम ऑलवेज। ही इज नेवर लेट, वह कभी देर से नहीं होता। और रूल नंबर 4 देख लेते हैं। जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है।
ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आ गया तो कैसे करोगे। जैसे कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया माने जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। स माने साथ, कर्मक माने कर्म के, जो कर्म के साथ आती है। अब कह रहा है कि अपने ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जो सकर्मक क्रिया रहेगी तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी आता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ कह रहे हैं कि जब आती है सकर्मक क्रिया तो एडवर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बाद आता है। भाई सकर्मक क्रिया है तो इसके साथ पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तब उसके बाद एडवर्ब आएगा, ठीक। और ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सकर्मक क्रिया तो वो कहती है भाई हम अपने साथ पहले कर्म लेंगे तब दूसरे को लेंगे। समझ गए कि नहीं? उसका पक्का साथी कर्म होता है, तो अभी तो सकर्मक क्रिया है, उसको नहीं छोड़ेगी वो, भले एडवर्ब को छोड़ देगी कि एडवर्ब कहेगा भैया पहले हम इनको अपने साथ लेंगे तब उसके बाद तुम आना। क्लियर? तुम चलो पीछे, ठीक है। यहाँ बीच में नो एंट्री, हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में आपकी नो एंट्री। क्लियर? तो अब देखिए, लेकिन पेपर में आपको बीच में एंट्री करा देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटा के लास्ट में कर देना होगा, तो वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मैं अभी बता देता हूँ कैसे पेपर में आएगा, क्योंकि आया है इसलिए बता दिया। जैसे ही डिड हिज वर्क केयरफुल्ली, वह अपना काम सावधानी पूर्वक किया। डिड आपका वर्ब है, हिज वर्क क्या किया है, अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है। केयरफुल्ली माने सावधानी पूर्वक, कैसे किया, सावधानी, ये आपका एडवर्ब है। तो अब देखिए बात ये है कि पेपर में जैसे कैसे आएगा ना, ही डिड केयरफुल्ली हिज वर्क, ऐसे दे देगा, ही डिड केयरफुल्ली हिज वर्क। तो डिड के बाद भाई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो केयरफुल्ली घुसा दिए तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो लास्ट में करना पड़ेगा। जैसे ही थ्रू द बॉल काससली, वह गेंद को सावधानी पूर्वक फेंक दिया। तो आप कैसे, ही थ्रू काससली द बॉल, ऐसे दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, काससली लास्ट में रहेगा। बात समझ गए ना? आपको नियम पता है कि लास्ट में ही आता है ऑब्जेक्ट और सकर्मक क्रिया के बीच में एडवर्ब नहीं आता, तो आप लास्ट में कर लोगे। रूल नंबर 5 भी देख लेते हैं। रूल नंबर 5 हमारा कह रहा है, जब किसी वाक्य में एक्सिलरी वर्ब माने होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और प्रिंसिपल वर्ब माने होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग हो, इसका प्रयोग हो, तो एडवर्ब उन दोनों के बीच में आता है। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो एडवर्ब कहाँ आएगा, बीच में आएगा। उदाहरण, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दैट प्लेस, मैं तुमसे प्रायः उस स्थान पर को देखने जाने के बारे में बता चुका हूँ। ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, वह निश्चित रूप से अच्छे नंबर पाएगा। तो अब यहाँ देखिए पहले वाक्य में जो ब्लैक से लिखा गया है, ये पहला वाला सहायक क्रिया है, दूसरा मेन वर्ब है, तो बीच में एडवर्ब आया ना। दूसरे में भी वही विल गेट के बीच में आया, यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब दोनों रहेगा तब बीच में आ जाएगा, ठीक। नहीं इतना ही विल सर्टेनली हेल्प मी, वह निश्चित रूप से मेरी सहायता करेगा, तो यहाँ देखिए विल सहायक क्रिया, हेल्प मेन वर्ब। ही डिड नॉट गो, वह नहीं जाएगा, तो यहाँ देखिए डिड सहायक क्रिया है, गो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, तो बीच में नॉट आ गया, बताए थे नॉट एडवर्ब है ना। रूल नंबर 6 कह रहा है, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वह एडवर्ब उसके ठीक बाद में प्रयुक्त होता है। ठीक कहाँ होता है, सॉरी बाद में नहीं, पहले, यहाँ थोड़ा सा कट गया था। जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वह एडवर्ब उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे बात यह है कि एडवर्ब रहेगा एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को विशेषता बतलाए, मॉडिफाई करने में। मान लीजिए कोई एडवर्ब है, वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है या अन्य एडवर्ब, अदर एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि खुद एडवर्ब होकर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है ना। तो इसका रूल क्या है, एडवर्ब उसके तुरंत पहले आएगा, उसके मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब या अन्य एडवर्ब के तुरंत पहले आ जाएगा। जैसे हिंदी में आएगा उसी तरह अंग्रेजी में आएगा। उदाहरण देखो, द बॉय वॉज क्वाइट यंग, लड़का बिल्कुल जवान था। तो जवान आपका क्या है, एडजेक्टिव है, यंग था, लेकिन उसमें बिल्कुल जवान, भाई जवान में भी होता थोड़ा कम जवान या ज़्यादा जवान, मतलब थोड़ा सा लौटान की शरीर, लेकिन यहाँ क्या वो बिल्कुल जवान है एकदम, मतलब ठीक है, वो फुल मतलब यंग है। तो इसी तरह से यहाँ क्वाइट क्या है, जवान की विशेषता बतला रहा है, जवान में भी एकदम बिल्कुल जवान। अब तो अगर इसलिए उसके पहले करीम वाज रादर लेजी बॉय, करीम जो है रादर बने कुछ या वास्तव में लेजी बॉय था, आलसी लड़का था। तो अब यहाँ लड़का तो है भाई लेकिन आलसी है, तो लेजी क्या आपका एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है। अब आलसी में भी रादर,
रादर माने वस्तुतः होता है या कुछ कुछ होता है। आलसी में भी भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ आलसी है, मतलब ठीक है ना। रादर माने बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ कुछ आलसी है, रादर का अर्थ कुछ कुछ भी होता है। तो रादर आपका एडवर्ब है आपका, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता ये बतला रहा, तो इसलिए एडजेक्टिव के जस्ट पहले आएगा। ठीक है, ध्यान देना, पहले में यंग जो काले से ज़्यादा बोल्ड किया लिखा गया मोटे से, तो वो एडजेक्टिव है, इसमें भी लेजी एडजेक्टिव है, तो इसके पहले वाला यही तिरछे से लिखा जाएगा जो रादर और क्वाइट, ये एडवर्ब है। क्लियर हो गया। आप जानते हैं पेपर में अगर बाई चांस ये आएगा तो कैसे आएगा, द बॉय वाज यंग क्वाइट दे देगा, और इसमें लेजी रादर बॉय दे देगा, तो आपको उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बताया जा रहा रूल में पहले आएगा और पेपर में कहाँ आएगा, उल्टा बाद में आएगा, ऐसे आता है। तो रूल नंबर 7। ठीक है, आगे आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा तो खुद आप जान लोगे। एडवर्ब एनफ का प्रयोग, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आता है क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। एडवर्ब कह रहे हैं कि एनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में प्रयोग होता है। एडवर्ब एनफ हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में, जिसको हम मॉडिफाई करता है। देखिए ये रूल नंबर 6 का उल्टा है, अपवाद है। 6 में ये बताया गया है कि कोई एडवर्ब रहेगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आएगा, लेकिन एक एडवर्ब स्पेशल बता दिया जा रहा है, उसका नाम है एनफ। क्या नाम है, एनफ। एनफ को छोड़कर वो नियम लागू होगा। सब तो पहले आएंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब के, लेकिन एनफ नहीं आएगा। एनफ कहाँ आएगा, बाद में। तो आपको ये ध्यान देना, पेपर में एनफ पहले दे देगा एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव या एडवर्ब के, ठीक है ना, तो बाद में आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए उदाहरण, ही इज बोल्ड एनफ टू बियर इट, वह इसे सहन करने के लिए काफ़ी साहसी है। तो बोल्ड माने साहसी होता है, एनफ माने काफ़ी है, पर्याप्त। तो अब यहाँ क्या, पर्याप्त साहसी हिंदी में कहने में तो पर्याप्त पहले आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में पर्याप्त की अंग्रेजी बाद में लिखा जाएगा। बात समझ गए ना, इसी में गलती करते हैं, सोचते हैं एनफ बोल्ड पर्याप्त साहसी, सही तो है, लेकिन जबकि गलत है, साहसी पहले लिखा जाएगा, पर्याप्त की अंग्रेजी बाद, एनफ के नाते उसको बाद में लिखा जाएगा। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने के लिए पर्याप्त दयालु है। तो पर्याप्त दयालु भले कहा जा रहा है, लेकिन दयालु का अंग्रेजी पहले, काइंड फिर पर्याप्त। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, एनफ माने काफ़ी, वह काफ़ी तेज दौड़ा। तो यहाँ फास्ट भी एडवर्ब है, एनफ भी एडवर्ब है, तो एनफ के नाते, एनफ फास्ट नहीं कि काफ़ी तेज, तेज तब एनफ। ही इज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक इट, वह इसे तोड़ने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है। तो पहले शक्तिशाली लिखा जाएगा, स्ट्रांग तब एनफ, न कि एनफ स्ट्रांग। क्लियर। रूल नंबर 8 देखते हैं। 8 करा बेरी और मच का प्रयोग, ध्यान से देखिए, बेरी मच का भी प्रयोग आ जाता है। एक कह रहा है कि इसमें बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है। तो आपको ध्यान ये देना है, बेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है, और पेपर में दे देगा ना तो कंपैरेटिव पहले कर देगा। तो आपको पता रहेगा रूल कि पॉजिटिव पहले होता है, तो आप उसको करेक्ट कर ले जाओगे, ठीक है ना। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट मोस्ट तो लगाया नहीं गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, बेरी लगेगा, ठीक है ना। क्लियर। कंपैरेटिव पहले नहीं लगता है बेरी, उसमें मच लगता है, वो आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक ना, ध्यान देना। ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें भी देखिए बेरी लग गया है, एडजेक्टिव पहले। आई लव हिम वेरी डियरली, मैं उसे बहुत डियरली मानो तो ज़्यादा, अत्यधिक जो है, बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ या ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो डियरली पहले बेरी लग गया। ही सेड इट वेरी ह्यूमरसली, वह इसे बहुत हास्यात्मक ढंग से कहा, हाँ ठीक है, तो ह्यूमरसली पहले बेरी लग गया। नोट देख लीजिएगा, बेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण रखता है, अतः उसके पहले प्रयोग होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिस्ट्रेसिंग, वेरी इंसल्टिंग। माने इंटरेस्टिंग माने रुचि क्या है, डिस्ट्रेसिंग कष्ट पहुंचाने वाला, इंसल्टिंग अपमानजनक। मतलब कोई भी आईएनजी फॉर्म रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वो एडजेक्टिव काम करता है ना। जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कठिन परिश्रमी विद्यार्थी, इंटरेस्टिंग बुक, रुचिकर, इंटरेस्टिंग लेसन होता है ना। तो आईएनजी आने पर भी वो एडजेक्टिव होता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके अंत में आईएनजी आता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बने एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके पहले हमेशा क्या लगेगा, बेरी लगेगा, इतना ध्यान देना। क्लियर। पेपर में मच लगाएगा, बता दे रहे हैं, जहां बेरी आएगा वहां वो मच लगा के देगा, मच हटा के बेरी आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पहले बेरी लगाना आपको। देखिए अगला है बी वाला, मच। कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब के पहले होता है। तो मच देखते हैं ना, कंपैरेटिव पहले होता है। अब तो यहाँ बेरी लगा देंगे, क्योंकि मचो माने बहुत, बेरी माने भी बहुत, ठीक, इसलिए कन्फ्यूज हो जाता है।
मोहन इज मच बेटर देन राम, मोहन राम से बहुत अधिक अच्छा है। यहाँ मच माने बहुत होगा और बेटर माने अधिक अच्छा, बहुत अधिक अच्छा है। अब सोचो कि बेरी बेटर, बहुत अधिक अच्छा, तब वो उसका अर्थ होगा, लेकिन बेरी गलत हो जाएगा क्योंकि बेटर कह रहा है कि बेरी नहीं लगना चाहिए हमारे साथ, बहुत कंग्रेजी मच। क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब की बेरी से दुश्मनी है, मच से उसकी दोस्ती है, वो अपने साथ मच को लेता हो। क्लियर? अगला है सी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन सीता, वह सीता से बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब आप ये भी कंफ्यूजन में हो सकते हैं, यार मचो लगाए हैं मोरो लगाए हैं, गलत कर दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन गलत नहीं किए क्योंकि मोर इंटेलिजेंट माने अधिक बुद्धिमान, वो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा है। मच तो बहुत अधिक बुद्धिमान के लिए, बहुत मतलब अधिक बुद्धिमान में भी बहुत अधिक, तो ये एडवर्ब है। यहाँ मच, दोनों मच क्या है? एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहे हैं, और ये ग्रामर का रूल है बात पर जोर देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब से पहले मच का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर बात पर जोर देने का नहीं, वो बहुत अधिक बुद्धिमान है भैया, मच मोर इंटेलिजेंट है। क्लियर? मच मोर ब्यूटीफुल, बहुत अधिक सुंदर। ठीक, अब देखते हैं, नोट देख लेते हैं। मच पास्ट पार्टिसिपल का गुण रखता है, अतः उसके पहले प्रयोग होता है। मतलब मच क्या पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी लगता है, जैसे मच सरप्राइज माने बहुत आश्चर्यचकित या अधिक आश्चर्यचकित, मच प्लीज माने बहुत खुश। तो आप ध्यान देना, सरप्राइज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रहेगा पास्ट पार्टिसिपल, उसके पहले मच लगता है, और पेपर में आपको बेरी लगा देगा, बेरी लगा देगा तो आपको हटा के मच करना पड़ेगा। ठीक ना? रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 कह रहा है नौवां नियम, टू और बेरी का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से देख लीजिए। टू और बेरी का प्रयोग समझने में प्रयास करिए समझने का। टी डबल ओ माने उतना जितना नहीं होना चाहिए, बेरी माने बहुत, और टू माने अत्यधिक भी होता है। तो टू और बेरी का प्रयोग कहाँ लगेगा, यानी कब कहाँ टू लगाना चाहिए, कहाँ बेरी, तो उल्टा लगा के आपको पेपर में देगा गलत ढंग से, तो आपको सही करना पड़ेगा। देख लेते हैं। टू एडवर्ब का अर्थ उचित से अधिक, टी डबल ओ मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी उचित से अधिक है, या अवांछनीय चीज़ों के लिए होता है। अवांछनीय मतलब इम्प्रॉपर, जिस जो अनुचित होती हैं, हमारे लिए सही नहीं होती हैं, उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है ना? अवांछनीय, अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए होता है। अनप्लीजेंट चीज़ मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे लिए नकारात्मक हो, हमारे लिए मतलब ठीक ना हो, उसको टी डबल ओ लगाएंगे वहाँ, मतलब बैड सेंस में। सिंपली आप इसको, टू का प्रयोग बैड सेंस में होता है, बेरी का प्रयोग गुड सेंस में होता है। गुड सेंस माने प्लीजेंट, जो हमारे लिए अच्छी हो। देखिए उदाहरण, द विंड इज टू कोल्ड, हवा ज़रूरत से उचित से अधिक ठंडा है, या उतना ठंडा जितना नहीं होना। देखिए अब यहाँ क्या है, तो अनप्लीजेंट लगेगा ना, हवा अगर बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो आपको ख़राब लगेगा क्योंकि भाई ठंडी लगेगी, और थोड़ा सा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये मतलब हवा अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा क्या है, नुकसानदायक। तो ये मतलब बैड सेंस में यूज किया जा रहा है ना, तो यहाँ वेरी गुड नहीं कहा जाएगा, टी डबल ओ, उतना जितना नहीं होना चाहिए। ठंडी तो बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक, एक बात ये अभी जान लेना, कोल्ड और कूल में क्या अंतर है, ये भी ध्यान से सब सुन लो, तब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक होता है कूल माने ठंडा, और एक होता है कोल्ड माने ठंडा। लेकिन जान लीजिए कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है ठंडे को जो पीते हैं पार्टी में, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। मौके पर आपको बहुत ज़्यादा बढ़े, ठंड केमिकल से ही बनता है, तो वो नुकसान ही करेगा, इसलिए उसका नाम कोल्ड ड्रिंक है ज़्यादा। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक किस समय पी लो तो कोल्ड हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। वैसे भी सर्दी का अंग्रेजी भी कोल्ड होता है, क्योंकि सर्दी हो जाने से हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मतलब जो अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट माने खुशी, हमको खुशी ना दे, उसके लिए हम कोल्ड लगाते हैं। और जब कोल्ड है तो टी डबल ओ ही लगेगा, क्योंकि वो अच्छा सेंस तो है नहीं, बैड सेंस के लिए टी डबल ओ ही लगेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा वाक्य, द वेदर इज टू हॉट, मौसम उतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी थोड़ी सी कहानी जान लो। हॉट माने भी गर्म होता है, और वार्म माने भी गर्म होता है। ध्यान देना, वार्म वाटर आपको पीना चाहिए, गर्म पानी। ठीक है, कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक माने गुनगुना, ल्यूक वार्म माने गुनगुना पानी, यानी कि हल्का गर्म पानी। तो वार्म वाटर आपको पीना चाहिए, ना कि हॉट वाटर। हॉट का मतलब एकदम गर्म है, हाथ डालते ही जल जाएगा। तो हॉट वाटर तो आप पीने, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगा ना, नुकसानदार, बैड सेंस है वो। हार्ट का प्रयोग बैड सेंस में होता है, तो बैड सेंस में क्या लगेगा, टी डबल ओ लगेगा, बेरी तो लग नहीं सकता है।
अब बात समझ में आ गया कुछ कहानी? हाँ, इसीलिए प्रचार आता है जब ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न का प्रचार आता है जब टीवी में आप देखते हो, वो कोल्ड कोल्ड नहीं करता, कूल कूल कहता, कोल्ड कोल्ड नहीं, क्योंकि कोल्ड कोल्ड मतलब नुकसानदायक, कूल कहेगा तो हाँ अच्छी चीज़ है, इसको लगाना चाहिए। क्लियर? समझ गए कि नहीं? अगला देखिए, हवा उचित से अधिक ठंडी अथवा तथा मौसम उचित से अधिक गर्म है अतः पसंद नहीं है। तो जब पसंद नहीं है तो क्या लगेगा? बेरी लगेगा, टू लगेगा। ठीक, अगला भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे दिए TOO नकारात्मक अर्थ भी रखता है, तब इसके बाद इन्फिनिटिव आता है। नकारात्मक भी रखता है, इन्फिनिटिव आता है इसके बाद, जिसका प्रयोग आप रिमूव टू में पढ़ चुकी हो। ठीक ना? अर्थ देख लेते हैं। सी इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करने के लिए उतना लेजी है जितना नहीं होना चाहिए। नकारात्मक कर दे रहा है, तो यह कह रहे हैं कि वह इतना लेजी है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकती है। तो यहाँ TOO नकारात्मक अर्थ देने के लिए लगा है, बहुत के अर्थ में नहीं लगा है, क्योंकि इसके साथ TO प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव भी आइए। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, या वह चलने के लिए उतना कमजोर जितना नहीं होना चाहिए। वॉक मीन्स चलना या पैदल चलना या टहलना। बेरी में इस तरह का कोई भाव नहीं। अब बेरी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लो। TOO तो क्लियर हो गया। बेरी में इस तरह का कोई भाव नहीं है, यानी कि कोई भी ना पसंद करने वाली कोई बात नहीं रहती, पसंद ही किया जाएगा तब बेरी लगेगा। बेरी का अर्थ होता है बहुत, या केवल एडजेक्टिव के अर्थ में उत्कर्ष लाता है। उत्कर्ष माने अच्छाई लाता है। ठीक है, देख, एडजेक्टिव के अर्थ में उत्कर्ष लाता है, मतलब बहुत अच्छा चीज लग जाता है। एडजेक्टिव कोई अच्छी शब्द होता है विशेषता बतलाने के लिए, उसको उसकी विशेषता बतलाता है उत्कर्ष लाने का मतलब। ठीक ना? TOO को बेरी के अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। TOO को बेरी के अर्थ में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि TOO भाई नकारात्मक के लिए लगता है बैड सेंस में, और बेरी गुड सेंस में। तो गुड सेंस में कभी भी टू का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो उसको आप हटा देना पेपर में, आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण, दिस फ्लावर इज टू ब्यूटीफुल। मान लीजिए ये वाक्य पेपर में आ गया, यह फ्लावर टू ब्यूटीफुल माने बहुत सुंदर है ना, कि उतना सुंदर जितना नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, एडजेक्टिव के उत्कर्ष लाना है, अच्छाई बतलाना है। यह फूल जो है कहना पड़ेगा आपको बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फूल बहुत सुंदर है, गुलाब का फूल है कोई भी हो, तो आपको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? अच्छा लगेगा, पसंद करोगे ना, हाँ बहुत सुंदर फूल है। तो जब पसंद करोगे तो उसके लिए TOO नहीं लगाओगे, बेरी लगाओगे। क्लियर हो गया? इसीलिए तो चलिए फिर, आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको इसका मतलब कि आपको एक्सरसाइज भी करा दिया जाएगा, और आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो दिलवा दिया जाएगा। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना है।